हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। थंबनेल देख करके आपको पता लग चुका होगा कि ये आपके लिए कितना उपयोगी है। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हम रोज़ हमारे चैनल से 7 बजे, है ना, इसी समय पर 7 बजे रोज़ शाम में हम सीरीज़ लेकर के उपस्थित रहेंगे। ठीक है, ये सीरीज़ क्या है? साइंस, है ना, सोशल साइंस, इंग्लिश, ठीक है, और मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के उपस्थित रहेंगे। पहले एमसीक्यू का चलेगा, फिर सब्जेक्टिव का पोर्शन चलेगा। क्लियर है? तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, क्योंकि प्रतिदिन 7 बजे बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से आपकी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। चलिए, अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज, है ना। आज साइंस की इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग साइंस के पोर्शंस को देखेंगे, उसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। ठीक है, और आप साथ में बने रहिए। और मेरा दावा है कि ये पूरा सीरीज देखने के बाद कोई भी एमसीक्यू आपसे नहीं छूटेगा और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे बेसिकली यहाँ से करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ क्या है? पीबीओ। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन गलत है? ठीक है, क्या कह रहा है? पीबीओ लेड ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ अभिक्रिया करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब अपचयन उपचयन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपचयन क्या होता है? अपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ह्रास होती है। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो उसका क्या होगा? अपचयन। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। ठीक है, तो दोनों मीडियम इससे लाभान्वित होंगे, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले में भी इससे इसका हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना। तो अपचयन का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का ह्रास। ठीक है, O2 का ह्रास। और दूसरा है उपचयन। उपचयन का मतलब होता है, उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, O2 की क्या होती है? वृद्धि होती है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे जो बाएं साइड में यानी जो अभिकारक है, ठीक है, जो रिएक्टेंट्स हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है और उत्पाद में उस ऑक्सीजन उससे गायब हो गया, ठीक है, तो समझिए कि उसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और अगर बाएं साइड में अभिकारक जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है, लेकिन दाएं साइड में उसके साथ ऑक्सीजन लग गया, उस परमाणु के साथ या उस तत्व के साथ, तो समझ जाइए कि उसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो अपचयन या उपचयन से अगर क्वेश्चन है तो बेसिकली जो भी होगा वो लेफ्ट साइड वाला ही ऑप्शन में सही होगा। ठीक है, तो राइट साइड वाले से आपको कोई मतलब नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। शीशा अपचयित हो रहा है, तो शीशा इधर है राइट साइड में, इसका कोई मतलब नहीं, यानी ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी राइट साइड में, इसका कोई मतलब नहीं है। अब कार्बन उपचयित हो रहा है, अब चलिए कार्बन, अब ये हो सकता है। अब देखिए, कार्बन के पास क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन राइट साइड में इसके पास ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, यानी कार्बन क्या हो रही है? उपचयित हो रही है। दूसरा क्या है? जो लास्ट है ऑप्शन क्या है? लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे लेड के पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्लियर है? तो ये दोनों सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो ए और बी, ए और सी, ए बी सी या सभी। तो कौन सा कथन गलत है? ए और बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। क्लियर है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस Fe, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके, है ना,
दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद देते हैं, एक उत्पाद देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहेंगे, जब दो तत्व आप अपने अपने मूलकों को का आदान प्रदान कर लेते हैं, अपने अपने मूलकों का को छोड़ करके दूसरे मूलक के साथ अभिक्रिया करके दूसरे मूलक के साथ जुड़ करके उत्पाद बना देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब जैसे मान लीजिए AX1 प्लस BY1, अगर उत्पाद क्या दे दिया, AY के साथ मिल गया, तो AY1 प्लस BX1, इसका मतलब क्या हो गया, ये द्विविस्थापन है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। चलिए, तो A किसके साथ, Y के साथ मिल गया और B X के साथ, अपने अपने मूलक का अदला बदली कर लिए तत्व, A और B तत्व। ठीक है, इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तीसरा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मतलब टूटता है जो अभिक्रिया, यानी एकल अभिकारक जो है वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। फिर लास्ट है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब जैसे AX प्लस B है, अगर ये उत्पाद दिया BX के साथ बन गया और A को छोड़ दिया, ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या किया, B जो है A को हटा करके उसका स्थान ले लिया और X के साथ प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, तो ऐसा अगर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब आप समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। एल जो है वो क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, हटा रहा है, विस्थापित कर रहा है और उसका स्थान लेकर के Al2O3 प्रोडक्ट के रूप में बनाता है और Fe को छोड़ देता है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए ये भी आप ध्यान में रखिए, रिएक्टिविटी सीरीज है ना, अभिक्रियाशीलता का जो श्रेणी है उसको ध्यान में रखिए कि क्या है अभिक्रियाशीलता का श्रेणी, कि सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम है ना, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्युमिनियम, फिर जिंक है ना, फिर आयरन, ठीक है, फिर टीन, फिर लेड, ठीक है, फिर कॉपर। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके नीचे हाइड्रोजन है ना, सिल्वर, फिर गोल्ड। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें पोटेशियम जो है वो सोडियम को हटा सकता है, कैल्शियम को हटा सकता है, मैग्नीशियम को हटा सकता है, मतलब जो ऊपर में है वो अपने नीचे वाले को तत्व को हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल्युमिनियम ऊपर में है और आयरन उसके नीचे में है, तो अल्युमिनियम आयरन को हटा सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सा प्रक्रम है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, क्या है, एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण। ठीक है, निम्न दाब पर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का भंडारण हो रहा है। दूसरा क्या है, वायु का द्रवीकरण, ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, उसका लिक्विफाइड कर रहे हैं। फिर क्या है, ऊंचे ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, तो गर्म करना, ठीक है, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एक अ, मतलब फैक्टर है। अगर ये हो रहा है किसी चीज़ को गर्म करके या उसमें परिवर्तन कर रहे हैं आप, ठीक है, किसी की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में क्या हो जा रहा है, उसमें उसका स्टेट बदल जा रहा है ना, या फिर टेम्परेचर, तापमान बढ़ जा रहा है, तापमान घट रहा है, तो इस टाइप का अगर हो रहा है किसी भी अभिक्रिया में तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, तो इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे, आगे क्या है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें से कौन है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का इसमें से कौन एग्जाम्पल है, दही का बनना, ठीक है, भोजन का टूटना, किण्वित अंगूर, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दही का बनना, लैक्टिक अम्ल है ना, चेंज हो रहा है, भोजन का टूटना,
श्वसन की क्रिया जो है उससे भोजन टूटता है, उष्मा निकलता है। ठीक है, किण्वित अंगूर, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीनों क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन जो है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना। क्या है, जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, जल में लवण का विलय होना, बर्फ के गलन पर जल का बनना। तो बर्फ के गलन पर जल बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो फिजिकल चेंज हो रहा है उसमें। ठीक है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। चलिए आगे क्या है, जल में लवण का विलय होना, यानी अगर चीनी को पानी में आप डाल रहे हैं तो वो क्या है, एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। क्लियर है, वो भी क्या है, एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन, ये भी भौतिक परिवर्तन। अब देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, हमने क्या कहा, जब आप किसी चीज़ को गर्म करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, फिर दहन, दहन यानी वही जलाना, गर्म करना, ठीक है, कंबशन। तो अगर ऐसी स्थिति है तो वो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। ठीक है, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ये कौन सा परिवर्तन है, इसका रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, हाँ, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कह रहा है कि कोई विलयन है जो लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। अब बताइए कि इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार। ठीक है, लाल लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू यानी नीला कर देगा, कौन करता है, बेस। जो बेसेस हैं वो क्या करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं, यानी क्षारीय। तो क्षारीय क्या होता है, जिसका पीएच का मान 7 से अधिक होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। 7 से कम जिसका रहेगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, तो यहाँ ये तीनों 7 से कम है, तो कौन 7 से ज़्यादा है, 10। तो इसका मतलब ये क्या है, क्षारीय है। तो लाल लिटमस को नीला कौन कर देगा, ये कर देगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछे कि नीला लिटमस को लाल कौन करेगा इसमें से, तो नीला लिटमस को लाल कौन कर देगा, तो नीला लिटमस को लाल करेगा कौन, अम्ल। कौन करेगा, अम्ल। ठीक है, तो अम्ल इसमें कौन कौन है, तीनों अम्ल है, 1, 5, 4 तीनों क्या है, अम्ल है। अब इसमें पूछेगा प्रबल अम्लीय कौन है, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा। 1, 5, 4 तीनों अम्लीय है, लेकिन सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, 1। ठीक है, चलिए यानी कहने का मतलब है ये 7 है, पीएच का मान इधर बढ़ते जाएगा, इधर घटते जाएगा। तो इधर अम्लीयता बढ़ते जाता है और इधर क्षारीयता बढ़ते जाता है। ठीक है, इधर क्षार जो होगा ज़्यादा क्षार होगा। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या है, जो इंडिकेटर, सूचक है ना, सूचक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि सूचक जो है वो 3 तरह का हो गया। ठीक है, कितने तरह का, 3 तरह का सूचक हो जाएगा। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा हो जाएगा संश्लेषित, ठीक है, और तीसरा जो होगा वो गंधीय। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ये नेचुरल, ये हो गया नेचुरल, ये हो जाएगा सिंथेटिक, और ये गंधीय जो है ये हो जाएगा ओल्फैक्टरी। क्या हो जाएगा, ओल्फैक्टरी। तो प्राकृतिक सूचक में हम लोग 2 की बात करेंगे, एक लिटमस पेपर और दूसरा बात करेंगे हम लोग हल्दी। तो ये दोनों क्या हैं, नेचुरल हैं,
हल्दी और लिटमस पेपर क्या है, ये नेचुरल है। सिंथेटिक में फेनोप्थेलिन, फेनोप्थेलिन, ठीक है, और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज, लिखते चलिए मिथाइल ऑरेंज। गंधीय में कौन कौन होगा, लौंग होगा, ठीक है, प्याज होगा, वैनिला होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, गंधीय। गंधीय में क्या होता है, गंध चला जाता है, ठीक है, और वही इंडिकेट करके बताते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे लिटमस में लाल और लिटमस में क्या है, लाल है और नीला, ठीक है। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन, क्षार, और नीला लिटमस को लाल कर देगा कौन, ये आपका कर देगा अम्ल, ठीक है। उसके बाद गंधी ये बाकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है, ठीक है। चूने के पानी को क्या कर रहा है, दूधिया कर रहा है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विलयन क्या होगा, विलयन होगा HCl, क्या होगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 मिलीलीटर ले लें तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो NaOH जब 10 मिलीलीटर लिए तो HCl कितना है, 8 मिलीलीटर, 10 था तो 8 मिलीलीटर, ठीक है। तो जब NaOH के विलयन का कितना ले लेंगे 20, तो ये कितना हो जाएगा 16। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 16 मिलीलीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब अपच यानी इंडाइजेशन हो जाएगा तो उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग का प्रयोग किया जाता है। तो किसका ऑप्शन है आपका, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा एंटासिड, ठीक है। अच्छे, एंटासिड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। यानी जो बेकिंग सोडा है उसका प्रयोग, एक प्रयोग जो है वो कहाँ है, एंटासिड के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला सूत्र क्या है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 1/2H2O अर्धहाइड्रेट, ठीक है। चलिए, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये किसका सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कैसे बनता है, जिप्सम को गर्म करने पर 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म करेंगे। जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4 2H2O। इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो हमको क्या देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और फिर 1/2H2O अलग कर देगा, क्लियर है। तो फिर हम जब इसको पानी में मिलाएंगे तो क्या दे देगा, जिप्सम दे देगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है भाई, तो कठोर कब होगा, जब पानी के साथ फिर मिलाएंगे, है ना। फिर पानी के साथ हम लोग उसको मिलाएंगे, पानी देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो कठोर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंबाइनिंग विथ वाटर, इसके साथ कंबाइनिंग विथ वाटर, पानी के साथ संयोजन करने पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इमली में पाया जाने वाला अम्ल, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टेमरिंड, यानी इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है। चलिए, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, टोमेटो में, टमाटर में, ठीक है।
ऑक्जेलिक एसिड किसमें? टमाटर में। टार्टरिक एसिड पता चला इमली में। साइट्रिक एसिड जो होगा वो किसमें होता है? नींबू में। किसमें? नींबू में, संतरा में। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो किसमें होता है? दूध में, दही में। ठीक है, चलिए। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? इसका सूत्र है HgS। ठीक है, तो Hg से क्या होता है? पारा। पारा का सल्फाइड अयस्क है ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पारा, मरकरी। सिनेबार किसका है? मरकरी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए। अगर जिंक कॉपर में मिल गया तो ये क्या बन जाता है? पीतल। क्या बनता है? पीतल। अगर टीन कॉपर में मिल गया तो क्या बनेगा? कांसा। क्या बनेगा? कांसा। ठीक है, और तो यहाँ क्या है? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को, तो तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या बोलेंगे हम लोग? पीतल। ठीक है, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलेंगे? कांसा। और सोल्डर किसको बोलेंगे? टीन और लेड, मतलब सीसा। सीसा और टीन के टीन और सीसा के जो एलॉय होंगे, मिश्र धातु होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सोल्डर। ठीक है, और स्टील क्या है? स्टील 72 to 75% जो होता है वो आयरन होता है इसमें। ठीक है, फिर आपका कार्बन होगा, फिर क्रोमियम होगा। ठीक है, फिर निकेल होगा। ठीक है, तो ये सारे जो धातु है उसको मिलाकर के किसका निर्माण होता है? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, यानी इस्पात का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? फिर आ गया, तो आप इसका आंसर सही कर दीजिएंगे, है ना। इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें। चलिए, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो किसको काटा जा सकता है? लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, है ना। इसको किससे काटा जा सकता है? चाकू से। कैन बी कट विथ ए नाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 लिथियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो धातु पूछ रहा है, तो ब्रोमीन अधातु है। ठीक है, लोहा अधातु है लेकिन ये ठोस है। पारा क्या है? धातु है लेकिन लिक्विड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक अधातु जिसमें चमक होती है। ठीक है, जितने भी अधातु होते हैं वो नन लश्चरस होते हैं, उनमें कोई चमक नहीं होता है, चमकीला विहीन होते हैं। ठीक है, किसको छोड़ करके? आयोडीन को छोड़ करके। ठीक है, तो इसका एक अधातु जिसमें चमक होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सबसे कठोर तत्व कौन है? ठीक है, तो हमें पता है कि अधातु जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। अधातु जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, है ना। धातु क्या होते हैं? सॉफ्ट, हल्का। ठीक है, तो वो अपवाद इसका क्या हो जाएगा? इसका अपवाद हो जाएगा कार्बन का अपरूप। कार्बन जो होंगे वो क्या होते हैं? थोड़ा हार्ड होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के ही अपरूप में कौन है? हीरा है। तो कौन सा तत्व सबसे अधिक है? कार्बन का ही अपरूप है हीरा, है ना। लेकिन कार्बन भी दे दिया है, हीरा भी दे दिया है, तो आप किसको करेंगे? हीरा को। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा। क्लियर है? चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर क्या होती है? द्रव अवस्था में रहती है। तो हमने देखा ब्रोमीन। कौन सा धातु? ब्रोमीन जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, चलिए एक चीज़ ध्यान में रखिए कि क्या क्या ध्यान में रखना है कि धातु जो होते हैं वो, धातु का गुण क्या क्या है? पहला चीज़ तो कि जनरली सॉलिड है। किसको छोड़ करके? पारा को छोड़ करके। पारा जो है वो क्या है? लिक्विड है। फिर गैलियम एक धातु है ना, सीजियम गैलियम। ये दो धातु जो हैं वो क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर से हल्का सा टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे हथेली पर रख लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे क्या है कि धातु में क्या क्या गुण है, उसमें आघात वर्धयता का गुण है। मतलब अगर हम उसको पीटते हैं तो वो थीन शीट्स चादर की तरह फैल जाता है, ठीक है। और आघात वर्धयता, फिर उसमें कौन सा गुण है, तन्यता। किस चीज़ का गुण है, तन्यता। तो तन्यता क्या कौन सा गुण है, तन्यता का गुण होता है कि अगर ये धातु का एक गुण है, जिसको गर्म करने पर वो लंबा तार जैसा बन जाता है। उसको गर्म करके खींचेंगे तो वो क्या बन जाएगा, तार बन जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तन्यता। उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता, ठीक है। चलिए, तो तन्यता में सबसे अधिक तन्यता वाले कौन है, तो गोल्ड। कौन है, गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना, ठीक है। चलिए, आप ध्यान में रखेंगे कि 1 ग्राम गोल्ड से कितना किलोमीटर लंबा जा सकता है तार, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। क्लियर है। चलिए, उसके बाद अधातु का अपवाद देखिए। अधातु का अपवाद क्या क्या है, अधातु का अपवाद है कि जैसे अधातु क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है ना। तो सॉफ्ट जब होंगे किसको छोड़ करके, कार्बन वाले को छोड़ करके। कार्बन का जो अपरूप होगा कौन कौन, ग्रेफाइट होगा, ठीक है। और ग्रेफाइट के साथ साथ डायमंड होगा, डायमंड यानी हीरा। तो ये दोनों क्या होते हैं, कठोर होते हैं। डायमंड भी कठोर है और ग्रेफाइट भी लगभग सॉलिड स्टेट में रहता है, उतना कठोर नहीं है लेकिन होता है, ठीक है, सॉलिड है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि जो अधातु होते हैं यानी जो नॉन मेटल होते हैं, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। किसको छोड़ करके, ग्रेफाइट को छोड़ करके। क्लियर है। फिर जो नॉन मेटल है वो क्या होते हैं, नॉन लश्चरस। नॉन लश्चरस का मतलब होता है कि उसमें चमकीला नहीं होता है। किसको छोड़ करके, आयोडीन को छोड़ करके। किसको छोड़ करके, आयोडीन को छोड़ करके। जितने भी जो नॉन मेटल हैं वो बेसिकली गैसियस स्टेट में रहते हैं, ठीक है। और कार्बन जो है और आयोडीन जो है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है। लेकिन एक लिक्विड भी रहता है लिक्विड स्टेट में, उसका क्या नाम है, ब्रोमीन। उसका क्या नाम है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। चलिए, तो इतना सारा चीज़ हो गया, यहाँ से अब आपका कोई एमसीक्यू नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, तो कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो तांबा। क्लियर है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्लियर है। चलिए, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ कौन सी अभिक्रिया करेगी, तो सोडियम। सोडियम पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव है ना। तो जो जिसमें सोडियम जो है वो ठंडे जल के साथ भी क्या करती है, तेजी से अभिक्रिया कर लेती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। लोहा के जो अयस्क उसके ऑक्साइड्स हैं, उस उससे बचाने के लिए, ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए लोहा पर क्या क्या किया जाता है, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यसद लेपन। क्या कहते हैं, यसद लेपन। क्लियर है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। मेथड ऑफ कोटिंग जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यसद लेपन। इसका आपका डेफिनेशन भी आ सकता है, क्या होता है यसद लेपन, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है, अभी हमने बताया कि कौन सी धातु है जो हथेली पर रखिएगा तो पिघलने लगेगी, हीलियम, आर्गन, लोहा, गैलियम। कौन हो जाएगा, गैलियम। सीजियम गैलियम जो है वो हाथ पर रखिएगा तो पिघलना शुरू कर देगी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक तन्य धातु अभी हमने डिस्कस किया, कौन हो जाएगा, सोना। 1 ग्राम सोना जो है वो कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा ले जाएगा तार, ठीक है। चलिए,
वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है? तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे वो विद्युत धनात्मक हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन लेंगे वो विद्युत ऋणात्मक हो जाएंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या हो जाएगा? धनात्मक बन जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन को गेन करना, प्राप्त करना क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। एक्स्ट्रा हो गया तो माइनस में, और अगर दे दिया तो प्लस में। क्लियर है? चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। त्याग करने के लिए कह रहा है तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए, खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? ठीक है, खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन क्या क्या है? पहला गैंग, दूसरा अयस्क, तीसरा धातुमल, चौथा फलक। ठीक है, व्हाट आर द इम्प्यूरिटीज रिलेटेड टू मिनरल्स कलेक्टिवली कॉल्ड? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। इम्प्यूरिटीज जो होते हैं खनिज से संबंधित इम्प्यूरिटीज होते हैं उनको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, याद रखिए, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो तरह के, संतृप्त, ठीक है, और दूसरा हो गया असंतृप्त। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, एकल आबंध हो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विआबंध हो या त्रिआबंध हो, है ना, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर है? तो जो सिंगल आबंध है उसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। और जो डबल बॉन्ड है उसको बोलते हैं एल्कीन। और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। ठीक है, चलिए, सूत्र क्या क्या है? एल्केन का जो सूत्र है वो है CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन का, ये तो एल्केन का सूत्र हुआ, एल्कीन का सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n। और एल्काइन का सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n-2। तो यहाँ पे क्या किसका पूछा है? एल्केन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CnH2n+2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का मेन कंपोनेंट कौन होता है? मीथेन। कौन होता है? मीथेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र अभी हमने बताया, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करें कि कौन सा इसका सही आंसर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। चलिए आगे देखिए, बेंजीन का अनुसूत्र, बेंजीन का अनुसूत्र याद कर लीजिए। बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। इसका डायग्राम, ठीक है, साइक्लिक रूप में ये होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। चलिए आगे बढ़िए, CHO प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रक्रियात्मक समूह की जब बात हो रही है तो OH जो रहेगा वो हो जाएगा एल्कोहल, CO जो रहेगा वो हो जाएगा कीटोन। ठीक है, और एल्डिहाइड का हो, CHO जो होगा वो हो जाएगा एल्डिहाइड, है ना, वो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। और कार्बोक्सिलिक, कार्बोलिक नहीं है, कार्बोक्सिलिक, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसको बोलते हैं हम लोग COOH। क्या बोलते हैं? COOH। क्लियर है? तो एल्डिहाइड का हो जाएगा CHO, एल्कोहल का हो जाएगा OH, कीटोन का हो जाएगा CO, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाता है COOH। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, एल्डिहाइड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, निम्न में से कौन कीटोन है? कीटोन के लिए हम लोग को क्या देखना है? CO देखना है। तो CO किस में है? इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीटोन, तो हो रह गया ऑप्शन नंबर 2, CH3CO, C2H5। चलिए, निम्न में से कौन एल्डिहाइड है? तो एल्डिहाइड मतलब क्या लगा हुआ होना चाहिए? CHO। CHO किस में लगा हुआ है? इसमें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, SCHO। ये किसका सूत्र है? फॉर्मल्डिहाइड का। किसका है? फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनल। हिंदी में अगर हम बात करें तो मेथेनल। ठीक है, चलिए, समजात श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होता है? जैसे अगर मान लो CH4 है पहला, और दूसरा इसका क्रमागत हो गया C2H6, तो इन लोग दोनों के बीच में कितना अंतर है? एक कार्बन बढ़ गया और H का वो बढ़ गया 2, तो यानी इसका अंतर कितना है? CH
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 CH2। ठीक है, चलिए COOH प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल। अभी तो हमने डिस्कस किया इसको। चलिए आगे बढ़िए। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर। किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर। किसके द्वारा दिया गया? मॉसे के द्वारा, है ना। तो उनके द्वारा दिया गया कि परमाणु संख्या के क्या होते हैं? विभिन्न तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं वो परमाणु संख्या के आवर्त के फलन होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। मेंडलीफ ने जो दिया था वो किसके अनुसार दिया था? परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से दिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए कि आधुनिक आवर्त जो सारणी है उसमें क्या होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, और 18 क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, यानी 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं? समूह होते हैं। क्या होते हैं? समूह। जो ऊर्ध्व वर्टिकल जो हुआ है ना, वो उसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसको बोलते हैं हम लोग समूह, और जो क्षैतिज है इस तरह से उसको बोलते हैं हम लोग आवर्त। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो रह सकते हैं? तो इसका सूत्र क्या है? 2n²। तो पहला कोष की जब बात आएगी यानी n बराबर कितना? 1। n जब 1 होगा तो 2 1 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 2। अगर n बराबर 2 हो जाएगा, n बराबर 2 तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी के 4 दूनी के 8। जब n बराबर 3, तीसरा कोष की बात कर रही है तो कर रहा है तो n कितना हो जाएगा? 3 यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 3 3 के 9 दूनी 18। तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 18। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? ठीक है, मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी है, मतलब मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था तो उसमें कितने आवर्त थे? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी हो या फिर नया, ठीक है, दोनों के आवर्त सारणी में जो पीरियड्स की संख्या थी, आवर्त की जो संख्या थी वो कितने थी? 7 था। कितना था? 7। क्लियर है? मेंडलीफ में कितना तक तत्व पता था? केवल 63, है ना। तो एक मिनट, तो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था उसमें कितना था? आवर्त कितना था? 6। कितना आवर्त? 6। और ग्रुप कितना था? 8। 8 क्या थे? समूह थे, ग्रुप थे, और 6 कितना थे? आवर्त थे। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने थे? 7, और ग्रुप ग्रुप कितने थे? 18। क्लियर है? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगर मेंडलीव के आवर्त सारणी में पूछा जाए कि कितने ग्रुप थे तो ग्रुप कितना हो जाएगा? 8। ग्रुप कितना हो जाएगा? 8। और आधुनिक में पूछेगा तो 18। क्लियर है? मेंडलीव जो आवर्त सारणी है वो किसका फलन था, है ना, किसके आवर्त का फलन है वो? तो वो है परमाणु संख्या, अरे सॉरी, परमाणु द्रव्यमान। किसके? परमाणु द्रव्यमान। किसके? परमाणु द्रव्यमान के, यानी एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्त की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। ऐसे कितना है? और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो क्या है? ग्रुप है जिसमें कितना है? 18। क्लियर है? चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वो क्या कहता है कि जो तत्व का गुणधर्म होता है वो परमाणु संख्या के आवर्त का फलन होता है। तो इसका मतलब आधुनिक आवर्त सारणी किसका है? परमाणु संख्या के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व यानी समूह 18 के जो तत्व हैं वो क्या है? अक्रिय तत्व हैं। क्या है? अक्रिय तत्व, इनर्ट गैस। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं नोबल गैस भी। क्या बोलते हैं? नोबल गैस भी, स्थिर गैस भी हैं ये। ठीक है, तो 18वां ग्रुप में कौन है? हीलियम है। ठीक है, फिर क्या है?
नियोन है, फिर आर्गन है, ठीक है, क्रिप्टन है। तो ये सब जो तत्व हैं ये क्या है, अक्रिय तत्व हैं, जिसका जो आउटर सेल है ना, बाहरी कोश जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, वो कौन सा तत्व है, अक्रिय तत्व। क्लियर है? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हीलियम। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? ठीक है, यानी 18 वाले क्या कहलाएंगे, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस, ठीक है। लेकिन 17 वाले क्या कहलाएंगे, 17 वाले कहलाते हैं हैलोजन। क्या कहलाते हैं, हैलोजन। क्या क्या है इसमें, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो ठीक है, ये सब क्या है, हैलोजन है। कौन सा ग्रुप है ये, हैलोजन ग्रुप है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, अष्टक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? नाम पर ही है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव ऑक्टेव, है ना, अष्टक सिद्धांत का नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। इनका क्या था कि अगर हम अरेंज करेंगे, है ना, तत्व को, तो जो पहला तत्व है वो 8वां तत्व के गुणधर्म के बराबर है। वो किस पर है ना, सा रे ग म प ध नी, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 8वां कहाँ से शुरू हो जाएगा, 7 से। तो यानी पहला और 8वां जो एलिमेंट्स हैं उसके गुणधर्म क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। उसी के हिसाब से सजाया गया, किसके द्वारा, न्यूलैंड्स के द्वारा, ठीक है। चलिए, डोबेराइनर ने क्या दिया था, त्रिक दिया था। क्या कहा था कि 3 गो एलिमेंट को एक साथ रखें, 3 तत्व को एक साथ रखें, और दो गो का जो परमाणु द्रव्यमान का जो औसत था वो दूसरे वाले के परमाणु द्रव्यमान के बराबर था। ये किसके द्वारा दिया गया, डोबेराइनर के द्वारा। मोजले ने क्या किया, मोजेले ने आधुनिक आवर्त जो नियम है उसको दिया, ठीक है। आवर्त सारणी के उदंग है ना, ऊर्ध्व ऊर्ध स्तंभ को क्या कहते हैं, ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह, ठीक है। चलिए, यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है लेकिन ये क्या है, समूह। चलिए, आगे बढ़िए। तो ये आपके क्या थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के सेक्शन से लगभग, है ना। और उससे रिलेटेड जो साथ और जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी हम लोगों ने देखा। तो आई होप कि आप इससे तैयार कर लेंगे, है ना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।